हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील पंचारिया। मैं आप सबका यूडाइट क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम अपनी इस मुहिम को और आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रखा गया है वो है मूल कर्तव्य। और हम मूल कर्तव्यों के बारे में चर्चा करें इससे पहले एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट कि आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो किसी भी प्रकार का अपना सेटिस्फेक्शन जरूर बताएं। आपको अच्छा लगता है तो लाइक का बटन दबाइए और अगर गलत भी लगता है तो डिसलाइक भी कीजिए, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन दीजिए कि आप किस प्रकार की रेटिंग हमें देते हैं, ताकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि किस प्रकार का इंप्रूवमेंट और करने की जरूरत है। धन्यवाद। हम हमारे इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मूल कर्तव्य। और मूल कर्तव्यों के बारे में वैसे इतने ज्यादा क्वेश्चन डीप में बनते नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। और कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी किस्मत हमारे साथ नहीं होती है तो उन टॉपिक से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि हम इग्नोर करके चलते हैं कि ये सोच कर कि इन टॉपिकों से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति में जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि जिन टॉपिकों से कम क्वेश्चन आते हैं उनको देखना जरूर चाहिए, और शॉर्ट में किस तरीके से आप उन्हें समझ सकते हो, किस तरीके से उन्हें याद रख सकते हो, इसका एक प्रयास करना चाहिए। वैसे ही अप्रोच के साथ मैं आज इस टॉपिक को लाया हूं, जिसके अंदर हमें मेजर कुछ बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत होती है। पहला तो आता है कि इस मूल कर्तव्य से संबंधित विशेष बातें कौन सी हैं। तो वही दूसरा बिंदु आएगा कि मूल कर्तव्य होते कौन से हैं और क्या क्या हैं इनके अंदर। और फिर एक और पॉइंट पढ़ना है कि इन मूल कर्तव्यों की आलोचना किस प्रकार से की जाती है। ओवरऑल कहना चाहूं तो मैं यही कहूंगा कि जब हम मूल कर्तव्य पढ़ते हैं तो मूल कर्तव्यों के दौरान हमें 4-5 इसकी विशेष बातें होती है, उनके बारे में पता होना चाहिए, जो इनके महत्व को समझाता है और हमें मूल कर्तव्य क्या होते हैं और इनको संविधान के अंदर क्यों डाला गया, डालने के बाद क्या अच्छा हुआ और क्या गलत हुआ, इन तमाम बिंदुओं के बारे में इनको विशेष बातें मानकर पता कर लेनी चाहिए। और उसके बाद मूल कर्तव्य होते कौन कौन से हैं, ये 11 मूल कर्तव्य हैं, तो हमें उन मूल कर्तव्यों को भी देखना है। साथ में कई बार मैंने ऐसा नोटिस किया है कि क्वेश्चन जब संस्थान को ज्यादा बिगाड़ना होता है, यानी अजीब सा ही क्वेश्चन बनाना होता है, तब वो ये भी पूछ लेते हैं कि ये हमारा मूल कर्तव्य कौन से कर्म का है। तो कर्म को याद रखना वैसे थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, तो हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक मूल कर्तव्य को किसी न किसी कीवर्ड को पता करें और उस कीवर्ड को कर्म से कनेक्ट करके इस तरीके से याद रख लें कि ये अगर हमारे एग्जाम में आता है तो हम इसके कर्म को आसानी से पहचान लें। तो चलिए हम हमारी इस आज की क्लास को और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या और किस तरीके से पढ़ना होगा। तो सबसे पहली बात है वो है कि मूल कर्तव्य संविधान में फिलहाल कहां पर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हैं संविधान के भाग नंबर 4(1) के अंदर। 1 का मतलब हुआ कि इसे बाद में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो जोड़ने के बाद अब इसका नाम क्या रखा है, भाग 4(1). और इससे रिलेटेड जब भाग ही नया जोड़ा गया था तो अनुच्छेद भी नया जोड़ना था, और इन्होंने अनुच्छेद जो 51 नंबर था उसके अंदर एक और कर्तव्य उसका एक और भाग जोड़ दिया, जिसका नामकरण हो गया अनुच्छेद 51(a). तो मतलब क्या हुआ कि मूल संविधान के अंदर मूल कर्तव्य नाम की कोई चीज थी नहीं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसके अंदर भाग 4(a) जोड़ा गया। उस 4(a) के अंदर अनुच्छेद जो 51 था, क्योंकि हम जानते हैं कि भाग 4 डीपीएसपी से कनेक्टेड है और डीपीएसपी 36 से लेकर 51 तक थे, तो 51 ही जहां पर भाग 4 खत्म हुआ था वहीं पर 4(a) जोड़ा और 51 के अंदर एक और सबक्लोज के रूप में उसका भाग जोड़ दिया, जिसका नामकरण हुआ अनुच्छेद 51(a). पहली चीज क्लियर कि ये मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया था। तो अब देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी विशेष बातें हैं। विशेष बातों में देखते हैं तो पहली विशेष बात है कि इसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, और 42वां संविधान संशोधन में जो मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी वो करने वाली एक समिति थी, जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अंदर मूल कर्तव्य जोड़े गए, पहली चीज। दूसरी बात इस समिति के बारे में कि समिति ने जो सिफारिशें दी थी उनमें से 8 सिफारिशों को माना गया था। समिति की 8 सिफारिशें मानी गई। समिति ने तो यह भी कहा था कि यदि कोई व्यक्ति मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो आप उस पर आर्थिक दंड लगाइए। ये प्रावधान हमारे मूल कर्तव्यों के अंदर नहीं है। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं
कि आपको ये ध्यान में रखना है, कई बार जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर ये लिखा हुआ मिल सकता है कि सरदार स्वर्ण सिंह के किए हुए सभी सिफारिशों को भारत सरकार ने मान लिया था, तो वो सभी वाला स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि इन्होंने तो आर्थिक दंड की भी बात की थी, जबकि हमारे मूल कर्तव्यों में कहीं पर भी आर्थिक दंड जैसा प्रावधान नहीं है। तो ऐसे बिंदुओं पर हमें विशेष फोकस करने की जरूरत होती है। पहली चीज समझ में आई कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जो सिफारिशें की थी उनमें से 8 हमने ली है, लेकिन जब 42वें संविधान संशोधन द्वारा एफडीज हमारे संविधान के अंदर जोड़े गए थे तब उनकी टोटल संख्या कितनी थी? 10। यानी कि सारे के सारे जो ये मूल कर्तव्य बताए गए हैं स्वर्ण सिंह समिति के नहीं है, स्वर्ण सिंह समिति के केवल कितने हैं? 8। 2 अन्य किसी से भी लिए हुए हो सकते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना, जब 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे तब इनकी संख्या थी 10। तो जो 11वां मूल कर्तव्य और जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा, जो कि किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। ये भी शिक्षा की बात करता है, तो ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी 1 से लेकर 10 तक तो 42वें संविधान संशोधन की देन है, 8 उनमें से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की देन है। ओके, वेल एंड गुड। तो ये था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश वाली बात। उसके बाद एक और विशेष बात क्या है कि ये गैर न्यायोचित है। गैर न्यायोचित होने का मतलब क्या है? अगर इनमें से किसी भी मूल कर्तव्य का पालन मैं नहीं करता हूं तो आप मेरे खिलाफ में न्यायालय नहीं जा सकते कि इस व्यक्ति ने इस एक्स मूल अधिकार का पालन नहीं किया है, इसके खिलाफ में नहीं जा सकते। और भी कुछ रोचक बातें आएगी, अभी थोड़ा इन बातों को समझते हैं पहले। तो ये क्या है? गैर न्यायोचित है। जैसे डीपीएसपी राज्य के कर्तव्य थे, लेकिन वो भी कैसे थे? गैर न्यायोचित थे। वैसे ही मूल कर्तव्य व्यक्ति के, नागरिक के कर्तव्य हैं, लेकिन ये भी कैसे हैं? गैर न्यायोचित हैं। यानी इनका पालन नहीं होने पर आप न्यायालय के अंदर नहीं जा सकते। नेक्स्ट बात, ये इनकी कुछ और विशेषताओं में देखा जाए तो ये कुछ तो मूल कर्तव्य ऐसे हैं जो नैतिक कर्तव्य बनते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि नागरिक कर्तव्य बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों को अपने मन में संजाए रखे, उसकी संस्थाओं का और ध्वज का, राष्ट्रीय ज्ञान का, इन सब का पालन करें, तो ये क्या हुआ? हमारा नागरिक कर्तव्य। क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भारत के संविधान का पालन करें। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले या राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर भाग लेने वाले लोगों के प्रति आज हम अगर सम्मान की दृष्टि रखते हैं तो ये नागरिक की बजाय नैतिक कर्तव्य ज्यादा बन जाता है। कहने का ओवरऑल मतलब क्या हुआ कि मूल कर्तव्य नागरिक भी हैं और नैतिक कर्तव्य भी बनते हैं। नेक्स्ट बात, संसद कोई विधि द्वारा भाग 4A को लागू नहीं कर सकता। जो भाग 4 है यानी मूल कर्तव्यों को संसद विधि बनाकर लागू नहीं कर सकता कि भारत के सभी नागरिकों को ये दिए हुए 11 के 11 कर्तव्यों का पालन करना जरूरी है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर इनमें से किसी कर्तव्य का पालन नहीं करें या फिर उसके विरोध में कुछ कार्य करें तो क्या हमें सजा नहीं होगी? तो सजा होगी। वो कैसे होगी? आगे बात करते हैं। पहले इस बात को क्लियर कर लेते हैं कि क्या संसद विधि बनाकर मूल कर्तव्यों को लागू कर सकता है? जवाब होगा नहीं, संसद ऐसा काम नहीं कर सकती। और कुछ विशेष, एक विशेष ये बात है कि भारतीय संविधान के अंदर मूल कर्तव्य कहां से लिए गए थे? यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ से लिए गए थे। अब देखते हैं उस समय ऐसा क्या था और ये मूल कर्तव्यों का कॉन्सेप्ट पहले संविधान सभा ने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया था और बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्यों लिए गए थे, इनके बारे में देखते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि भारत के आजाद होने से पहले विश्व के अंदर जो देश आजाद हुआ करते थे और जो लोग विश्व व्यवस्था को चलाते थे वो पश्चिम के देश थे, यानी कि यूरोपीय देश, अमेरिका जैसे देश थे, जहां पर पूंजीवाद को अपनाया गया था। पूंजीवाद के अंदर नागरिकों को संपूर्ण स्वतंत्रता होती है, यानी कि जो मर्जी आए वो काम करो, और पूंजीवादी राष्ट्रों के अंदर मूल कर्तव्य जैसे कॉन्सेप्ट नहीं रखे जाते हैं। और इसके पीछे एक रीजन ये भी होता है कि वहां की जो सामान्य जनता है उसकी लोकतंत्र के प्रति समझ बहुत अच्छी विकसित हो चुकी होती है, तो लोगों को अपने कर्तव्यों का भी उतना ही अच्छी जानकारी होती है और जितनी जानकारी उनको अपने अधिकारों की होती है। एक एग्जांपल ले सकते हैं कि ब्रिटेन के अंदर आज भी कोई लिखित संविधान नहीं है। क्या मतलब बनता है इस बात का कि वहां की जनता इतनी एडवांस है
कि आप संविधान में कुछ लिखो या ना लिखो, वो खुद ही समझ जाते हैं कि क्या उनके कर्तव्य हैं और क्या उनके अधिकार। तो ये पश्चिम के देश थे जहां पर पूंजीवाद अपनाया गया था और जनता वहां की बहुत ज्यादा समझदार थी। तो पूंजीवादी राष्ट्रों के अंदर मूल कर्तव्य उनके संविधानों के अंदर नहीं लिखे हुए मिलते। जापान जैसे कुछ अपवाद देशों को छोड़कर बाकी मूल कर्तव्य पूंजीवादी राष्ट्रों के, यानी जो लोकतंत्र का पालन करते हैं, वहां पर ऐसे प्रावधान नहीं थे। तो भारत का जब संविधान बन रहा था तब संविधान निर्माताओं ने भी यही सोचा कि मूल कर्तव्य तो व्यक्ति के खुद के कर्तव्य हैं और कर्तव्यों के बारे में हमें नहीं बताना चाहिए। इसके बारे में उसके बाद संविधान सभा की बात नहीं हो रही है, सीके दफ्तरी नाम के भारत के अटॉर्नी जनरल थे, यानी कि महान्यायवादी, और महान्यायवादी सीके दफ्तरी ने कहा था कि भारतीय संविधान के अंदर मूल कर्तव्यों को डालकर आप जनता को ये एहसास दिला रहे हो कि आप लोगों के कर्तव्यों से भारत सरकार, यानी भारत का जो राज्य है, वो संतुष्ट नहीं है, यानी कि ये नेगेटिव इमेज बता रहे हैं मूल कर्तव्यों की। यही अप्रोच शायद संविधान सभा के अंदर भी आई होगी, इसलिए संविधान सभा ने मूल कर्तव्य डालने की बजाय जनता के ऊपर छोड़ दिया था। अब दूसरी बात, हम यूएसएसआर से क्यों ले रहे हैं ये चीज? यूएसएसआर में अगर मूल कर्तव्य डाले गए थे तो इसके पीछे क्या रीजन था? एक्चुअल में यूएसएसआर उस समय समाजवादी विचारधारा का पालन करता था, यानी कि जहां यूरोपीय देश पूंजीवाद का समर्थन कर रहे थे, यूएसएसआर सोवियत संघ के जो हिस्से थे, चीन, सोवियत संघ, उत्तरी कोरिया, ये ऐसे देश हैं जहां पर समाजवाद, वो भी एक्सट्रीम लेवल वाला समाजवाद चलता है। और समाजवाद के अंदर संपूर्ण शासन समाज का होता है, तो समाज को कुछ कार्य करने के लिए या समाज से राज्य को काफी अपेक्षाएं होती है, इसलिए समाजवादी राष्ट्रों के अंदर मूल कर्तव्य भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने मूल अधिकार। इसलिए समाजवादी राष्ट्रों के अंदर मूल कर्तव्य थे उनके संविधान में, और यहीं से ही हमने 1976 के अंदर यूएसएसआर से मूल कर्तव्य वाला कॉन्सेप्ट लिया था। आगे देखते हैं। और मूल कर्तव्य एक्चुअल में जनता के कर्तव्य हैं, यानी कि नागरिक, और ये भी ध्यान में रखना, ये केवल किस पर लागू होते हैं? भारत के नागरिकों पर। विदेशी अगर भारत के अंदर रह रहा तो वो जरूरी नहीं है कि इन कर्तव्यों का पालन करे, लेकिन भारत का अगर नागरिक है तो उसके ये कर्तव्य बनते हैं कि वो इन मूल कर्तव्यों का पालन करे। ठीक है, अब आता है कि मूल कर्तव्यों का बेसिक मतलब क्या है। जैसे गांधी जैसे लोग थे जो भारत के अंदर ऐसा मानते थे कि मूल अधिकारों का स्रोत होते हैं मूल कर्तव्य, यानी कि जिस व्यक्ति को अधिकार चाहिए ना, उसको पता होना चाहिए कि उसके कर्तव्य क्या है, और जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को नहीं जानता वो व्यक्ति अधिकार लेकर भी कोई समाज का हित करने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब है कि हम सब लोगों को अपने कर्तव्यों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और लेकिन हमारे देश के अंदर मूल कर्तव्यों की जानकारी रखने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन उनकी उपेक्षाएं करने वाले भी उतने ही भारी मात्रा में भरे पड़े। इसलिए ये मूल कर्तव्य बाद में संविधान के अंदर डाले गए ताकि मूल कर्तव्यों के बारे में जनता की समझ विकसित हो सके। जैसी अप्रोच संविधान सभा को लगती थी कि भारत की जनता बहुत जल्द समझदार बन जाएगी और संविधान के प्रति उनका दृष्टिकोण बदल जाएगा, वो उनका भ्रम 76 आते आते टूटने लग गया था, क्योंकि जनता केवल सामान्य जनता बनकर रह गई थी। और उस समय साक्षरता दर भी इतनी कम थी कि 1/3 सदस्य, मतलब भारत के नागरिक भी 1/3 नागरिक भी उस समय शिक्षित नहीं थे। तो फिर इन संविधान की बातों को समझने वाला कोई कैसे हो सकता था? तो 76 आते आते मूल कर्तव्य संविधान के अंदर एंट्री करके यानी डाल दिए गए। डालने के बाद अब देखते हैं पहले तो मूल कर्तव्य है कौन कौन से। तो पहला जो मूल कर्तव्य है वो कहता है कि संविधान का आप पालन करें, नागरिकों के लिए है। उसके आदर्शों को, संस्थाओं को अपने मन में संजोए रखे। और नेक्स्ट बात, राष्ट्र का जो ध्वज है उसका और राष्ट्र का जो गान है उसका आप सम्मान करें। यहां ध्यान में रखना, गीत शब्द नहीं है, यानी राष्ट्रीय गीत की बात नहीं हुई है। तो परीक्षा में कई बार कंफ्यूज करने के लिए राष्ट्रगान की जगह राष्ट्रगीत लिख दिया जाएगा, तो ध्यान में रखना वो स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि संविधान के अंदर क्या लिखा, केवल राष्ट्रगान लिखा हुआ है। पहली बात ये। अब ये चीज ध्यान में रखनी है कि याद कैसे रखें कि पहले में ये बात लिखी हुई है, तो याद रखने के लिए आप ध्यान में रख सकते हो, इंग्लिश जो अल्फाबेट है उसका प्रथम जो लेटर होता है वो होता है ए, और राष्ट्रगान को इंग्लिश में कहते हैं नेशनल एंथम। नेशनल एंथम कहां से शुरू हो रहा है? ए से, यानी कि जहां पर ए है
वहां पर एंथम है, एंथम यानी राष्ट्रगान है। जिस लाइन के अंदर राष्ट्रगान का उल्लेख होगा वो कौन सा हो जाएगा, ए, यानी कि 1 नंबर जो मूल कर्तव्य है वो यही कहता है। चलिए दूसरा देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपने हृदय के अंदर संजोए रखे। राष्ट्रीय आंदोलन करने का काम जो था उस समय के जो भारत के ब्रेव लोग थे, बहादुर लोग थे, वो किया करते थे। तो राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि ब्रेवरी की, बहादुरी की बात हो रही है। बहादुरी यानी बी से ब्रेवरी और बी अंग्रेजी का सेकंड अल्फाबेट है, तो आप इसे याद रख सकते हो, बी यानी कि ब्रेवरी। तो 2 नंबर जो मूल अधिकार है वो बहादुरी का बात करता है। बहादुरी का मतलब क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श। सी करता है संप्रभुता, एकता, अखंडता इत्यादि की रक्षा करे और इन्हें अक्षुण्ण बनाए रखे, यानी कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का आपको सम्मान करना है। ये सारे टर्म अब तक हम पढ़ चुके हैं। संप्रभुता क्या होती है, एकता और अखंडता, यानी कि राष्ट्र को एक बनाने के लिए जो भी आप काम कर सकते हो उनके लिए बोला गया था। नेक्स्ट है देश की रक्षा करे, देश की रक्षा करे और राष्ट्र की सेवा करे। एक शब्द है देश, दूसरा शब्द है राष्ट्र, दोनों में अंतर समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देश की एक ही लाइन के अंदर 2 शब्द यूज हुए हैं, वो दोनों अलग अलग हैं। देश की रक्षा करनी है और राष्ट्र की सेवा करनी है। क्या फर्क है देश और राष्ट्र में? देश उस क्षेत्रफल को दिखाता है जिस क्षेत्रफल के अंदर भारत वर्तमान में है, और राष्ट्र, भारत का जो राष्ट्र है वो हमारा राष्ट्र के प्रति प्रेम है, लगाव है, और जो राष्ट्र के प्रति एक भावना को दिखानी होती है तब ये आता है राष्ट्र शब्द। देश के प्रति जब भावना हमारे अंदर हम भावनात्मक रूप से अगर देश से जुड़ जाते हैं तब वो बन जाता है राष्ट्र, अन्यथा वो क्या रहता है, एक देश रहता है। जैसे घर और मकान में क्या फर्क होता है, हर 4 दीवारी हमारे लिए एक मकान है, लेकिन वही मकान अगर हम उस मकान के अंदर रहने लग जाएं तो वो हमारा क्या बन जाता है, घर। वैसे ही होता है, देश तो एक क्षेत्रफल मात्र है, अगर आप उस क्षेत्रफल से भावात्मक रूप से जुड़ जाते हो तो वो क्या बन जाता है, आपका राष्ट्र बन जाता है। तो ये कहता है कि देश की रक्षा करें, यानी अपने क्षेत्रफल को बचाए रखें। अगर कोई बाह्य आक्रमणकर्ता आपके क्षेत्रफल पर आक्रमण करता है तो आप रक्षा करोगे, डिफेंस करोगे वहां पर। और राष्ट्र की क्या करनी है, सेवा करनी है, यानी कि जितने भी देशवासी आपको अपने लग रहे हैं, लगने ही चाहिए, और उन देशवासियों के प्रति आप अपने भ्रातृत्व जैसी भावनाओं का बढ़ावा देंगे। तो ये क्या होती है, राष्ट्र की सेवा। जैसे यूपीएससी जैसे जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होते हैं उनके अंदर तो कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर एक सैनिक के लिए सीमा सुरक्षा का करना उसका राष्ट्र प्रेम है यानी देश प्रेम है, तो एक सामान्य सिविलियन का देश प्रेम क्या होगा। तब वहां पर जवाब इन चीजों से आता है कि सामान्य सिविलियन का देश प्रेम या राष्ट्र प्रेम क्या होगा, राष्ट्र की सेवा करना। जैसे भी कर सकते हो, और उसके अंदर इन मूल कर्तव्यों को ऐड करके जवाब दिया जा सकता है कि इस तरीके से हम राष्ट्र की सेवा करेंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, ये डी फॉर डिफेंस वाली बात होगी, इसलिए ये 4 में आएगा। फिर 5वां आता है भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा दे, यानी कि आप ऐसी प्रथाओं के साथ चलें, ऐसे कर्म कीजिए, ऐसे कार्य करें जिससे कि देश के विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों, विभिन्न वर्गों के बीच में किस चीज को बढ़ावा दिया जाए, भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा दिया जाए। राष्ट्र की सेवा यही होती है, भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा दिया जाए। अगर आप अपने देश के सभी नागरिकों के साथ किसी भी धर्म, जाति, वर्ग के अंदर विभेद किए बिना, भेदभाव किए बिना अगर भ्रातृत्व की भावना रखते हैं तो ये आपका राष्ट्र प्रेम है, जो कि किस में काउंट होगा, 5 नंबर के मूल कर्तव्य में। और स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध जितनी भी प्रथाएं होती है उन तमाम प्रथाओं का क्या करें, विरोध करें, यानी कि उन सब प्रथाओं को त्याग दें जो कि क्या है, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, यानी कि महिलाओं को रेस्पेक्ट देने की आदत डाल लें, ये ऐसा कहना चाहते हैं। तो 5 में आता है ई, और ई किससे जुड़ेगी फिर, इक्वेलिटी, वो समानता की बात हो रही है, तो आप ऐसे ही इसको कनेक्ट करके देख सकते हो। फिर आता है एफ, सामाजिक संस्कृति, यानी कि भारत की जो संस्कृति है वो सामाजिक है, सामाजिक नहीं है, सामाजिक है। सामाजिक का मतलब होता है कि भारत की जितनी भी संस्कृतियां हैं उन सभी संस्कृतियों को अपने अंदर समाहित करने वाली संस्कृति की बात हो रही है। और भारत की जो सामाजिक संस्कृति है उसकी गौरवशाली परंपराओं का आप सम्मान करें और उनको
अक्षुण्ण बनाए रखें, यानी कि भारत की गौरवशाली परंपराओं को आप बढ़ावा दें। सामाजिक संस्कृति की विशेषताएं हो रही है और आप इस सामाजिक संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कर्म करोगे। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण का की रक्षा करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंदर क्या क्या शामिल है, भारत के वन शामिल हैं, झीलें शामिल हैं, नदियां और वन्य जीव, ये तमाम चीजें जो कि प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर शामिल होती हैं, इन सब की आप रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव भी बनाया रखें। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना और प्राकृतिक पर्यावरण, यानी कि ये 7 नंबर पर है और 7 नंबर पर जो इंग्लिश अल्फाबेट आता है वो जी यानी कि ग्रीन एनवायरनमेंट। तो ग्रीन एनवायरनमेंट की बात कौन करता है? 7 नंबर वाला मूल कर्तव्य करता है। 8वां कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे, मानववाद को बढ़ावा दे, ज्ञानार्जन के लिए प्रयास करे और खुद में सुधार करने की भावना हमेशा बनाए रखे। ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है और एक बीइंग ह्यूमन बीइंग मतलब मानव बनने के लिए और मानव के लिए ये वाली सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। ये तार्किकता की भी बात करता है, ये मानव के प्रति प्रेम की भी बात करता है और ये ज्ञानी व्यक्ति बनने का भी बात करता है और ये खुद के अंदर जितने भी अगर कोई भी प्रकार की विकृति है यानी कि कमी है खुद के अंदर तो उसको सुधारने की भी बात करता है। कहना क्या चाहता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, यानी कि खुद को तार्किक बनाएं, अंधभक्त बनकर कोई भी कर्म ना करें। कुछ भी कार्य करते हो, किसी भी चीज को, किसी भी विश्वास को मानते हो तो उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना सीखो। यानी कि आप किसी भी चीज को इसलिए नहीं मान सकते कि किसी और ने कहा था। अगर आप किसी की भी बात मानते हो तो उसके अंदर अपने खुद के तर्क लगाइए, अगर वो तर्कों पर खरी उतरती है तब उस बात को फॉलो कीजिए। ये होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का एक मतलब ये भी होता है कि आप प्रत्येक फैक्ट के बारे में, घटना के बारे में जितनी संभव संभावनाएं होती है उन तमाम संभावनाओं के बारे में सोचिए, अंत में एक वैलिड और अपने खुद के मूल्यों के अनुसार निष्कर्ष निकालिए। ये भी होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब। फिर आता है मानववाद। मानववाद का मतलब होता है मानव के प्रति प्रेम भाव रखिए। आप ऐसा नहीं है कि कत्लेआम किए जा रहे हो, किसी की भी गर्दन उड़ा दी, किसी को भी मारकर ड्रम के अंदर डाल दिया, किसी को फ्रिज के अंदर डाल दिया, ये मानववाद नहीं है। ये हमारे मूल कर्तव्य जो कि नैतिक कर्तव्य भी हैं उसके भी खिलाफ में है। तो इन चीजों पर आप अपने मूल कर्तव्यों पर ध्यान दीजिए। मूल कर्तव्य कहते हैं हमसे कि हमें क्या करना चाहिए, मानववाद को बढ़ावा देना चाहिए। किस तरीके से हम देखते हैं कि कहीं पर सोई हुई सेना पर कोई व्यक्ति आता है और वो गोलियों से उनको छलनी कर देता है। कहीं पर आपसी घरेलू झगड़े, छोटे छोटे झगड़ों के अंदर एक मनुष्य को मार दिया जाता है। इन तमाम चीजों को छोड़ने की बात करता है ये मानववाद। ज्यादा डिस्कशन करने से भावुक हो जाएंगे, इससे अच्छा है कि वापस इस टॉपिक पर आ जाते हैं। फिर बात करता है ज्ञानार्जन की। ज्ञानार्जन का मतलब हुआ कि आप अपने आप को ज्ञानी बनाइए। हमारे यहाँ एक लगभग 2600 साल पहले एक महान संत पैदा हुए थे जिसका नाम था महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य के जीवन में जितने दुख आते हैं उन दुखों के एक कारण, वैसे तो तृष्णा, इच्छाएं ये दुखों के कारण है, लेकिन एक कारण मनुष्य के जीवन का अज्ञानी भी होना है। यानी कि जो व्यक्ति अज्ञानी है, जिसको ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति अपने जीवन में ज्यादा दुखी रहता है क्योंकि वो हर छोटी छोटी चीजों को, अपने जीवन में होने वाले दुखों के कारणों को समझ नहीं पाता। तो वो जो अज्ञान है वो उसके जीवन में बहुत बड़ा शत्रु बन जाता है। तो ये हमारा मूल कर्तव्य कहता है आप क्या कीजिए, ज्ञानार्जन कीजिए, यानी कि अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने सोचने की शक्ति को बढ़ाइए और तार्किक बनने का प्रयास कीजिए। ये मूल कर्तव्य ये वाली बात कहता है। पर्सनली कहूं तो इस मूल कर्तव्य को अपने दिमाग की किसी लाइन के अंदर रट कर रख लीजिए और जहां भी संभव हो इसको फॉलो कीजिए। और लास्ट बात इसमें बोली गई, खुद के अंदर सुधार की कोशिश कीजिए। हम एक मनुष्य हैं, हमारे अंदर ऐसे कई मूल्यों का विकास अवांछित रूप से हो जाता है। यानी कि हमारे चाहने या नहीं चाहने से कुछ नहीं होता। हम जैसे परिवेश के माहौल के अंदर रहते हैं हमारे विचार भी वैसे ही बन जाते हैं। कोई बुराई नहीं है कि आपके विचार कहीं पर संकीर्ण है, कहीं पर बहुत ज्यादा ब्रॉड है। आप केवल एक काम कीजिए कि जहां पर भी आपको लगे कि आपकी विचारधारा थोड़ी संकीर्ण होती जा रही है तो वहां पर खुद के अंदर सुधार करने की चेष्टा तो रखिए। कम से कम ये मानिए तो सही कि आपके विचार भी कई बार गलत हो सकते हैं। ये बात कहता है हमारा मूल कर्तव्य नंबर 8। तो इस 8 को अंग्रेजी का 8वां अल्फाबेट होता है H, और H को ह्यूमैनिटी से जोड़कर आप ऐसे कनेक्ट करके वो याद रख सकते हो। 9वां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखिए। हमारे यहाँ सार्वजनिक संपत्ति ऐसी चीज है जिस पर सर्वाधिक दोहन होता है। एग्जाम्पल देखना हो जहां पर साफ शब्दों में लिखा हुआ होता है
कि ये एक सार्वजनिक संपत्ति है, यहाँ पर पेशाब करना मना है, आप देख सकते हो वहां पर आप खड़े नहीं रह पाओगे। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब ये भी है कि हमारे यहाँ गांवों के अंदर देख लो, चाहे शहरों के अंदर देख लो, कितने सरकारी भवन बनाए हुए हैं, और उन सरकारी भवनों की स्थिति देखिए, उनकी दीवारों पर हमने जो ड्राइंग करके रखी है उसको देखिए। क्या आपको लगता है कि हम एक नागरिक का कर्तव्य निभाते हैं? लगते हैं तो आपकी विचारधारा होगी, लेकिन सामान्य ये गलत बात है कि आप सार्वजनिक संपत्ति का नाश करें। यहाँ तक फिर भी एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन जहां कहीं भी हम विरोध करने की स्थिति में आते हैं, वैसे सामान्यतः हमें विरोध करने को देखने को नहीं मिलता, कुछ ही जगहों पर विरोध होते हैं, वो भी स्पेसिफिक हो जाते हैं, वहां पर आने जाने वाले लोग भी विशेष ही होते हैं। लेकिन फिल्मों में तो देखे होंगे दंगा प्रसाद किस तरीके से होता है, जहां भी दंगा प्रसाद होता है वो सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज को पहुंचाया जाता है? सार्वजनिक संपत्ति को। तो कहने ये हमारा मूल कर्तव्य कहता है कि आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए, उसको कैसे रखें? सुरक्षित रखें। तो संपत्ति बनती है इनकम से, 9वां लेटर है आई से संपत्ति जोड़कर याद रख लेना। और फिर 10वां मूल कर्तव्य यह कहता है कि आप व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से ऐसे प्रयास करो कि आप उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ सको। उत्कर्ष की ओर का मतलब है अपने आप को उत्थान की ओर बढ़ा सको, अपने आप को थोड़ा विकसित कर सको, ऐसे प्रयास करने चाहिए। और इन सभी कोशिशों का अंतिम लक्ष्य क्या है? हमारा जो राष्ट्र है, यहाँ देश की बात नहीं हो रही है, देश ऊंचाइयां छू, अगर कोई बोलता है कि देश को ऊंचाई छूनी है तो इसका मतलब है आपके जो हिमालय वाली कुछ चोटियां हैं उसको आप और ज्यादा ऊंची करना चाहते हो, वही होता है देश को। यहाँ पर किसका लिखा है? राष्ट्र को। राष्ट्र को लिखने का मतलब है कि ऐसा हर व्यक्ति जो कि भारत के प्रति एक भावनात्मक रूप से जुड़ाव रखता है वो व्यक्ति ऊंचाइयां छूना चाहिए। यानी कि हमें तब कितनी खुशी होती होगी, अभी पिछले मतलब 1 साल 1.5 साल पहले की बात है, ब्रिटेन के अंदर ऋषि सुनक जी पीएम बने थे। जब ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक जी बने थे तब सभी भारतीय बहुत ज्यादा इस बात में खुशी महसूस करते थे कि भारतीय मूल का व्यक्ति ब्रिटेन के अंदर पीएम बना है। तो ये जो हमारे अंदर जो खुशी आई थी इस छोटी सी बात की, वो खुशी क्या बताती है कि आप राष्ट्र मानते हो भारत को, न कि एक देश। तो हमारा राष्ट्र ऊंचाइयों को छूना चाहिए। हमारे लिए कई चीजें ऐसी आती है, अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आती है कि भारत के जो लोग होते हैं वो अधिकांश, जैसे अमेरिका के अंदर कोरोना काल में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें लिखा गया था कि अमेरिका की जितनी भी हॉस्पिटल्स हैं इनमें से अधिकांश जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो भारतीय मूल के। ये भारतीयों के राष्ट्र की ऊंचाई छूने वाली बात है। कहना क्या चाहता है ये कि आप व्यक्तिगत स्तर पर भी और सामूहिक स्तर पर भी इस तरीके से अपने आप को विकसित करें, डेवलप करने का प्रयास करें कि हमारा जो राष्ट्र है वो नई ऊंचाइयों को छूने लग जाए। यह 10वां था। फिर 11वां था जिसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, अगर आप गार्जियन हैं यानी कि माता पिता हैं या फिर आप उसको पालन पोषण करने वाले हैं, तो प्रतिपाल्य यानी आपके उस बच्चे को आप ऐसे अवसर दें कि वो अपनी शिक्षा पूरी कर सके। ये माता पिता का कर्तव्य दिखाया गया है। और 21वां जो अनुच्छेद था उसके अंदर ए जोड़कर इसे व्यक्ति का खुद का कर्तव्य बना दिया और सरकार पर क्या डाल दिया? दायित्व भी इन्होंने डाल रखा है। तो ये टोटल मूल कर्तव्य थे। आगे मूल कर्तव्यों से रिलेटेड एक और फैक्ट है कि जस्टिस वर्मा समिति जिसने मूल कर्तव्यों पर कुछ सिफारिशें दी और एमसी मेहता केस है, ये दोनों भी किससे जुड़े हुए हैं? मूल कर्तव्यों से जुड़े हुए हैं। अब देख लेते हैं इनकी आलोचनाएं क्या है। इनकी आलोचना में पहली आलोचना है कि ये अधूरे हैं। कैसे अधूरे हैं? जैसे कि कर देना, वोट देना, ये भी तो हमारे मूल कर्तव्य होने चाहिए थे, लेकिन ये कहीं पर भी नहीं लिखे गए। इसका मतलब ये मूल कर्तव्य नहीं है। और इस चीज को ऐसे भी याद रखना, कर देना, वोट देना ये होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि ऐसे काम होने चाहिए, लेकिन क्या ये वर्तमान में हमारा मूल कर्तव्य है? नहीं है। अगर हमें ये मूल कर्तव्य याद नहीं है तो कई बार कंफ्यूजन हो सकेगा। तो पहली चीज ये अधूरे हैं क्योंकि सारे मूल कर्तव्य इसके अंदर नहीं लिखे गए। दूसरा, ये भाग 4 के अंदर जोड़ा गया है जो खुद क्या है? गैर न्यायोचित है। भाग 4 गैर न्यायोचित, डीपीएसपी राज्य के कर्तव्य दिखाए गए हैं और इसको भी किसके साथ जोड़ा? भाग 4 के अंदर जोड़ा गया है जो कि खुद गैर न्यायोचित है, इसलिए ये मूल कर्तव्य भी क्या है? गैर न्यायोचित है। तो भाई मूल कर्तव्य और मूल अधिकार दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, दोनों अभिन्न भाग होते हैं, यानी कि एक दूसरे के बिना दोनों का कोई महत्व नहीं होता है। गांधी जी ने कहा था कि मूल कर्तव्य ही मूल अधिकारों का क्या है? स्रोत है। जब मूल अधिकार न्यायोचित हैं तो मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित क्यों? यानी कि भाग 4 में जोड़ने की बजाय इन्हें आप भाग 3A बनाकर जोड़ते तो ज्यादा अच्छा लगता। आलोचक ऐसा कहते हैं। फिर ये गैर न्यायोचित है तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं बना। अब एक और फैक्ट ध्यान में रखना,
हमने अभी यहाँ बताया था कि संसद विधि बनाकर इनको लागू नहीं कर सकता। तो क्या किसी व्यक्ति को अधिकार है कि वो राष्ट्रीय झंडे का उल्लंघन कर दे या राष्ट्रगान का विरोध करे, या क्या किसी व्यक्ति को अधिकार है कि वो महिलाओं के विरुद्ध कोई कार्य कर दे? जी नहीं। भारत सरकार यानी कि राज्य इस 4A को लागू नहीं करेगा, विधिक रूप से बाध्य नहीं करेगा, लेकिन ये जो जितने भी अधिकार दिए गए हैं, इन तमाम अधिकारों के विरोध में कोई ना कोई अधिनियम ऑलरेडी बना हुआ है जो सजा देने को व्याकुल है। आप बस ऐसी कोई गलती तो करो, सजा अपने आप आपके पास पहुंची जाएगी। महिलाओं के विरुद्ध में अभद्र व्यवहार कर लीजिए, पता नहीं कौन कौन से केस के अंदर जेल में डाल दिए जाओगे, समझ में भी नहीं आएगा। और देश की ये वाले अगर आप मतलब वैसे तो कुछ समय पहले भी घटना है कि आप अपने राष्ट्र के लिए जो ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी होती है उसे किसी और राष्ट्र के साथ बांट कर दीजिए, देखिए फिर जो होगा समझ से परे हो जाएगा। सामाजिक संस्कृति, आप किसी अन्य समाज के बारे में हेट स्पीच देकर देखिए, पुलिस उठा लेगी आपको। और उत्कृष्ट वाला ये हमारा पर्सनल हो गया, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान बनाने वालों को पूछ सकते हैं कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, ये पर्सनल हो गया। यानी कि कुछ मूल कर्तव्य ऐसे हैं जिनके बारे में अभी तक कोई विधि नहीं बनी है, बाकी अधिकांश मूल कर्तव्य ऐसे हैं जिनके उल्लंघन पर किसी न किसी कानून के तहत हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये थे मूल कर्तव्य, इनसे रिलेटेड तमाम उन मुद्दों के बारे में हमने चर्चा की है। आई होप कि आपको मेरा ये चर्चा पसंद आई होगी, और पढ़ते रहिए, समझते रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए। धन्यवाद।